ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, आज का पाठ क्या है? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो पहले जैसे पढ़ते हैं हम लोग कि पहले पाठ का जो मतलब है उसी को समझ लेते हैं, उसी से पता चल जाता है पाठ में क्या पढ़ना है, और ज़्यादातर चीज़ें जो पाठ का नाम होता है उसी पे आधारित होती हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि खनिज क्या होता है। तो खनिज क्या होता है बताए थे, ये कार्बनिक या अकार्बनिक, कार्बनिक या अकार्बनिक तत्वों का मिश्रण है। ठीक है, ये कार्बनिक या फिर अकार्बनिक तत्वों का मिश्रण है जिसका एक निश्चित क्या होगा, भौतिक या रासायनिक गुणधर्म होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो, खनिज क्या होता है? खनिज कार्बनिक या अकार्बनिक तत्वों का मिश्रण है जिसका एक निश्चित भौतिक या रासायनिक गुणधर्म होता है। ठीक है, परिभाषा 2 नंबर में पूछेगा अगर प्रश्न में कि खनिज का अर्थ क्या है, या खनिज से क्या अभिप्राय है, या खनिज से क्या तात्पर्य है, तो उसको बोलेंगे कि खनिज का अर्थ है खनिज रसायन, सीधे से लिखना, खनिज का अर्थ है नहीं लिखना है। खनिज कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्वों का मिश्रण होता है जिसका एक निश्चित भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म होता है। ठीक है, अब देखो इसमें शब्द आ गया कार्बनिक और अकार्बनिक, भौतिक और रासायनिक। इसको भी देख लेते हैं क्या मतलब है। कार्बनिक का मतलब ऐसे तत्व जिसमें जो जीवित पदार्थों से उत्पन्न हो। ठीक है, उसको दूसरा ही नाम क्या देते हैं, जैविक तत्व। ठीक है, यानी कि इसमें कभी न कभी या तो जीवन रहा हो या फिर जीवित तत्वों से इसकी उत्पत्ति हुई हो। जैसे मान लो खेती है, खेती कृषि करने के बाद जैसे धान काट के रख लिए तो जो पुआल बच गया वो क्या है, जैविक अपशिष्ट है। धान के पौधे में कभी न कभी जीवन था कि नहीं, तो वह जैविक हो जाएगा। गोबर, जैसे गाय का गोबर है तो वो भी जैविक अपशिष्ट है क्योंकि वो जीवित किसी प्राणी से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसी तरह कोई पेड़ है, पेड़ की डाली है या पेड़ का टहनी है या पूरा पेड़ है, वो क्या है, जैविक तत्व है। मनुष्य अपने आप में जैविक तत्व है। मनुष्य को गाड़ दोगे तो खाद बन जाएगा, तो जो खाद बनेगी वो भी जैविक तत्व है। कोई पशु मर गया वो भी जैविक तत्व है। यानी जिसमें कभी न कभी जीवन पाया जाता हो उससे जो तत्व बनेगा उसको जैविक तत्व कहेंगे। ठीक है, या इसी जैविक तत्व का दूसरा नाम क्या है, कार्बनिक तत्व, क्योंकि सभी जीवित पदार्थों में कार्बन होता है इसीलिए उसको कार्बनिक तत्व बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब अकार्बनिक तत्व क्या होता है, तो जितने भी निर्जीव तत्व हैं जिसमें कभी जीवन नहीं पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, अकार्बनिक तत्व। जैसे हवा है, ठीक है, पानी है, धूलकण है, चट्टानें हैं, ये सब क्या है, अकार्बनिक तत्व हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्वों से मिलके जो है एक नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, जब ये तत्व मिल जाएंगे आपस में तो एक नया पदार्थ बनेगा। ठीक, उसका अलग नाम रहेगा। जैसे उसमें है तो गुण कार्बनिक है, कार्बनिक का मतलब मान लो इसमें देखो कैसे, जैसे ये हो गया ह्यूमस। ह्यूमस जानते हो ना, बताए थे। अगर कोई जैविक पदार्थ सड़ गल जाता है अंतिम में तो वह खाद बन जाता है या ह्यूमस बन जाता है। ठीक है, और इसमें चट्टानों के कण मिल जाए, ह्यूमस मिल जाए और कण मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा कि नहीं। और मिट्टी का अलग गुणधर्म होगा, भौतिक भी और रासायनिक भी। अब भौतिक क्या होता है, भौतिक का मतलब जो दिखाई दे। जैसे हमारा शरीर है, लंबा है, चौड़ा है, 5 फीट है, 6 फीट है, मोटे हैं, पतले हैं, ये हमारा भौतिक गुण है। ठीक है, और रासायनिक गुण क्या है कि हमारा शरीर किन किन तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे दूध का देखो जो सफ़ेद रंग है और द्रव है वो भौतिक गुण है, और उसका रासायनिक गुण क्या है, उसमें कैल्शियम है, उसमें और क्या है, मतलब बहुत सारे विटामिन है, प्रोटीन है, वो क्या है, उसका वो रासायनिक गुण है। तो इसी तरह कोई भी खनिज बनेगा, जैसे मिट्टी में हो गई तो मिट्टी का भौतिक गुणधर्म क्या हो गया, अगर पीली मिट्टी है तो पीला रंग हो गया उसका भौतिक गुणधर्म, और रासायनिक गुणधर्म क्या हो गया कि उसमें ह्यूमस पाया जाएगा, कण पाया जाएगा, और भी
चूना पाया जाएगा तो चूना उसका भौतिक रासायनिक गुणधर्म हो जाएगा। समझ में आया? तो खनिजों में, खनिज वास्तव में क्या है कि रासायनिक कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्वों के मिश्रण से बना हुआ एक पदार्थ है जिसका एक निश्चित भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म होता है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो बताओ, आगे बढ़ा जाए। खनिजों के प्रकार, कोई दिक्कत हो तो बताओ। यही प्रश्न लिखने के लिए दिए थे, खनिज क्या होता है और खनिजों के प्रकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, अभी उत्पत्ति के आधार पे खनिज, समाप्यता के आधार पर खनिज बहुत सारा था, वो सब भी बताएंगे। अच्छा देखो, एक शब्द और रह गया, इसको भी देख लेते हैं। ऊर्जा संसाधन क्या होता है? तो ऊर्जा संसाधन का मतलब है जिस संसाधन से हमें ऊर्जा प्राप्त हो। और संसाधन क्या होता है, कई बार बता चुके हैं, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ठीक है, और ऊर्जा मतलब यानी कि ऐसा कोई संसाधन या ऐसी कोई वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता को ऊर्जा के रूप में प्रयोग में लाए। ठीक है, ऊर्जा के रूप में, जैसे ऊर्जा क्या है, लकड़ी को जलाने से जो ताप मिल रहा है ऊर्जा है, भोजन खाने से भी जो शक्ति मिल रही ऊर्जा है। ठीक है, तो कोई ऐसा संसाधन जिसको जलाने से या किसी और तरीके से अगर उससे ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो उसको हम ऊर्जा संसाधन कहेंगे। ठीक है, अब देखो पहले देखते हैं खनिजों के प्रकार। खनिज के प्रकार, ठीक है, इसके प्रकार को मोटे तौर से दो भागों में बांट सकते हैं, धात्विक और अधात्विक। ठीक है, धात्विक का मतलब ऐसे खनिज जिनसे धातुओं की प्राप्ति की जाती है उसको धात्विक खनिज कहेंगे। धात्विक खनिज से क्या प्राप्त होगा? धातु, और इससे क्या प्राप्त होगा? अधातु। ठीक है, धातु के अलावा जो भी प्राप्त होगा वो अधातु होगा, और धातु अलग होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, सोना, चांदी, ये सब धातुएं हैं। ठीक है, अब देखो धात्विक खनिज भी दो प्रकार का होगा। इसमें गुण होगा या तो लोहे के जैसा या तो लोहे से भिन्न। तो अगर लोहे के जैसा है तो लौह खनिज हो जाएगा। ठीक है, और लोहे के विपरीत है या लोहे जैसा गुण नहीं है तो अलौह हो जाएगा। ठीक है, अलौह खनिज। ठीक, अब देखो लौह खनिज कैसे पहचानेंगे? तो इसमें सबसे पहला नाम है लोहा। ठीक है, और जितने भी ऐसे खनिज या तत्व होंगे, ऐसी धातुएं होंगी जो लोहे को चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं या चुंबक उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो उसको लौह खनिज में रखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहला नाम लोहा हो जाएगा, दूसरा मैग्नीज। और भी धातुएं हैं, दो याद रखो, यही दोनों बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। और एक बात और ध्यान रखना, लोहा और मैग्नीज एक ही जगह के आसपास पाए जाते हैं, और लोहा बनाने में, बढ़िया उत्तम किस्म का लोहा बनाने में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लौह धातुएं समझ में आया? ऐसी धातुएं जो चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करे या चुंबक उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करे, यानी चुंबक से जो चपकते होंगे उनको लौह धातु बोलेंगे। ठीक है, और जिन खनिजों से पाया जाता है उसे लौह खनिज बोलेंगे। ठीक, अब देखो अलौह खनिज क्या होगा? जो चुंबक से ना चिपके, धातु हो, देखो धात्विक है लेकिन चुंबक से ना चिपके, तो ऐसा कुछ बर्तन घर में होगा एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम होगा, तांबा होगा। ठीक है, पीतल भी होगा, लेकिन पीतल को यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि पीतल जो है मिश्र धातु है। अभी हम खनिज पढ़ा रहे हैं, अलौह खनिज, तो जो सीधे सीधे तत्व पाए जाते हैं वो एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम जैसे बॉक्साइट से प्राप्त किया जाएगा, लोहा जैसे हेमेटाइट से प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें अलौह खनिज में क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम के खनिज और तांबे के खनिज। ठीक है, मतलब तांबा जिससे प्राप्त किया जाता है, और धातुएं जिससे प्राप्त की जाती हैं। जिन खनिजों से धातु प्राप्त की जाती है उसको क्या बोलते हैं? अयस्क। बताए थे ना कल, अयस्क क्या होते हैं? ऐसे खनिज होते हैं जिनसे धातुओं की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, शब्द धीरे धीरे याद रखना, भी हम पूछेंगे। अयस्क का मतलब क्या हो गया? ऐसे खनिज जिनसे धातुओं की प्राप्ति होती है। लौह खनिज क्या हो गया? जो चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करे।
अलौह खनिज क्या हो गया, धातुओं हैं लेकिन चुंबक से ना चिपके। ठीक है, समझ में आया। अगला देखो, अधात्विक खनिज में क्या आएगा। अधात्विक खनिज को दो भागों में बांट सकते हैं, ईंधन है कि नहीं। ईंधन खनिज मतलब कुछ खनिज ऐसे होंगे जिनका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा, और कुछ खनिज अन्य होंगे, अन्य अधात्विक खनिज। जो शेष बच जाएगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, अन्य अधात्विक खनिज। ठीक, अब देखो ईंधन खनिज क्या होगा, जिसको जला करके को ऊर्जा प्राप्त की जा सके। ठीक है, जिसको जलाया जा सके ईंधन के रूप में। ईंधन क्या होता है, जो खाना बनाने के लिए आग है वो भी ईंधन है, गाड़ी चलाने के लिए जो तत्व चाहिए, मतलब जिसको भी जलाया जा सके वो ईंधन है। ठीक है, तो जो भी खनिज है ये इसमें क्या आ जाएगा, ईंधन वाले खनिज। इसमें जैसे हो जाएगा क्या, कोयला, ठीक है, पेट्रोल, ठीक है, डीजल, प्राकृतिक गैस। लकड़ी नहीं आएगा इसमें। कई लोग लकड़ी देखे कल लिख दिए हो, तो लकड़ी कोई खनिज थोड़ी ना है, लकड़ी तो एक तत्व है ना। हाँ, लकड़ी जैसे पेड़ से हो रहा हो तो खनिज नहीं है, लकड़ी अपने आप में एक तत्व है। ठीक है, उसको खनिज में नहीं रखेंगे। अब देखो ये क्या हो गया, अन्य खनिजों में क्या आ जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, उसको हटा देते हैं। हाँ, जैसे संगमरमर हो गया, चूना पत्थर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया। जो घर में जितने भी पत्थर लगते हैं तुम्हारे, वो क्या होता है, वो इसी में आ जाएगा। सड़क बनाने के लिए जो बोल्डर वाला पत्थर आता है, बलुआ पत्थर होता है, वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, अभ्रक भी इसी में आ जाएगा। अभ्रक सबसे महत्वपूर्ण है, अभ्रक के बारे में अलग से पढ़ा जाएगा। ठीक है, और अभ्रक की कई सारी उपयोगिता है। तो अभी लोहा, कोयला, ये सब इत्यादि अलग अलग बाद में पढ़ाएंगे। अभी खनिजों के प्रकार समझ में आया। एक बार फिर से देख लो, प्रश्न पूछेगा कि खनिज क्या होता है, खनिजों के प्रकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, 6 नंबर में प्रश्न पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, खनिज क्या होता है, पहले लाइन में उसकी परिभाषा आ जाएगी। कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने तत्व को खनिज कहते हैं, जिसका एक निश्चित भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म होता है। ठीक है, अब उसके बाद तुरंत बनाना खनिजों के प्रकार, और खनिजों के प्रकार बनाने के बाद एक ऐसे डायग्राम तुरंत बना देना वहीं नीचे जहाँ पे परिभाषा लिखे पहली लाइन में। उसके बाद जैसे परिभाषा लिखे और परिभाषा के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये बन गया, समझ में आ गया। अगर ये बना लिए तो फिर लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हेडिंग डालेंगे खनिजों के प्रकार, कहाँ, डायग्राम के नीचे। यहाँ जैसे ही प्रकार हेडिंग डालोगे, इसके बारे में लिख देना कि खनिजों को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, धात्विक तथा अधात्विक। ठीक है, अब क्या हेडिंग पड़ेगा, अगला हेडिंग जरूर डालना। जितना हेडिंग डालोगे, डायग्राम बनाओगे, नंबर पाना उतना आसान होगा। अब बोर्ड परीक्षा के हिसाब से एकदम बता रहे हैं, नहीं कर पाओगे तुम्हारी गलती है। ऐसे ही लिख के लाना है कॉपी में भी, एकदम साफ साफ। हेडिंग बहुत सारा रहना चाहिए, ये डायग्राम रहना चाहिए, तब नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे खनिजों के प्रकार लिखे, फिर इसमें पहले का क्या हो जाएगा, ए या ए लिख देना, तो इसमें हो जाएगा धात्विक खनिज। अब देखो धात्विक खनिज के बारे में लिखेंगे कि ऐसे खनिज जिनसे धातुओं की प्राप्ति होती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। हो गया। अब देखो ए हो गया। अब उस ऐसे खनिज जिनसे धातुओं की प्राप्ति होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है, लौह तथा अलौह। समझ में आ रहा है ना जी। ठीक है, अब फिर हेडिंग डालेंगे इसका, मतलब लौह का। अब लौह खनिज के बारे में लिख देंगे कि ऐसे खनिज जिनसे वह धातुएं प्राप्त की जाती हैं जो चुंबक से चिपकती हैं, चुंबक को आकर्षित करती हैं, उन्हें लौह खनिज कहते हैं। जैसे लोहा एवं मैग्नीज धातुएं। लोहा जो है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट से। अगर याद रहे तो लिख दो, नहीं याद है तब भी कोई बात नहीं। फिर अलौह खनिज लिखेंगे, इसमें एल्युमिनियम और तांबा आ जाएगा। तो इसका परिभाषा क्या होगा अलौह खनिज का,
ऐसी धातुएं जो चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती, वह अलौह खनिज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हेडिंग बनाने का तरीका एकदम वही रहेगा। अगर ये डायग्राम बना लिए तो कापी भरने में देरी नहीं लगेगी। अगर ये याद हो गया, बस इतना ही याद करके जाना है, इतना 2-3 बार बना लोगे घर पे तो याद हो जाएगा। और इतना याद हो गया समझो तो फिर नकल ही करना है। यहाँ से हेडिंग पकड़ो उसके बारे में लिखो, यहाँ से हेडिंग पकड़ो उसके बारे में लिखो। जैसे इसको बाद उसको समझ लेना है, इसको याद कर लेना है, इसके बाद वाले चीज़ों को समझ लेना है कि लौह खनिज क्या होता है, लौह खनिज क्या होता है, ईंधन खनिज क्या होता है, अन्य धात्विक खनिज क्या होगा। ठीक है, अब देखो ए लिखे थे धात्विक खनिज, फिर लौह अलौह लिखने के बाद जो आएगा फिर बी आएगा। बी में क्या लिखोगे बताओ? अधात्विक खनिज। नहीं, लौह और अलौह देखो यहाँ आ गया, धात्विक में आ गया 2, कौन कौन? लौह और अलौह। ठीक है, अलग अलग डायग्राम नहीं जी, एक हेडिंग बना देना है, इसमें लिख दो, इसमें लिख दो, इसमें लिख दो। लिख के दिखाएं क्या? लिख के नहीं ना दिखाना पड़ेगा। हाँ, इतना बारे में हो तो इतना समझो जो है कि क्या कहना चाह रहे हैं। पहले प्रकार के बारे में 2 लाइन लिखोगे, फिर ये हेडिंग लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। ठीक है, अब ये ए था, ए का पहला, ए का दूसरा हो गया। जैसे ये ए बना दो, इसका पहला ये हो गया और इसका दूसरा ये हो गया। ठीक है, अब देखो फिर बी बनाओ, अब इसको मिटा देते हैं। देखो बी में क्या लिखेगा? अधात्विक खनिज। अब बी में भी फिर पहला और दूसरा, तो पहला क्या हो जाएगा इसका? ईंधन खनिज। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? अन्य अधात्विक खनिज। ठीक है, अब देखो जैसे ये बी हो जाएगा और इसका पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। उदाहरण सब में लिखना है। उदाहरण लिखने से क्या होता है, कॉपी चेक जब किया जाता है तो उदाहरण पढ़ लिया जाता है तो एक समझ हो जाती है कि बच्चे को ये आ रहा है। समझ में आया?